Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will study about next cell organelle in eukaryotic cell, that is Golgi complex. But before that, if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and subscribe to our channel Gyan Lab. Done? Thank you. Let's begin with the session. Alright, so let's start with our today's session, that is Golgi complex. आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? Golgi complex के बारे में बात करने वाले हैं. लास्ट सेशन में हमने समझा था व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और Golgi complex आपस में कैसे रिलेटेड है. तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो अपने सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाती है, एक मेम्ब्रेन से रैप हो जाती है और वो वेसिकल बन जाती है. फिर वो वेसिकल कहाँ जाता है? Golgi कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है. तो अगर Golgi कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, Golgi कॉम्प्लेक्स का ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा पाउच बना है और पाउच के अंदर आप कुछ ऐसा डाल सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, Golgi कॉम्प्लेक्स में भी हमको कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है. मतलब जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे, सिस्टर्ने जैसे स्ट्रक्चर, वैसे ही Golgi कॉम्प्लेक्स में भी है. तो ये जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर है इनके अंदर आपके वेसिकल्स जाएंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बन के आएगा वो प्रोटीन इनके अंदर जाएगा Golgi कॉम्प्लेक्स के अंदर. समझ में आया? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ Golgi कॉम्प्लेक्स, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में Golgi कॉम्प्लेक्स का फंक्शन बता दिया. अब टेक्सचुअल थ्योरी देखते हैं. ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारी थ्योरी का? Golgi कॉम्प्लेक्स के दूसरे नाम क्या है? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज Golgi apparatus और Golgi बॉडी. वेरियस टर्म्स आर यूज टू डिनोट दिस असेंबली, मतलब बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं Golgi कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए. इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये Golgi कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? ये Golgi कॉम्प्लेक्स कौन सा रोल प्ले करता है? इट एक्ट्स एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब ये अपने अंदर कुछ चीज़ों को बनाएगा. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग मतलब क्या होता है? ये जो लिखा है हमने यहाँ पर CUM मतलब क्या होता है? एंड. सो जैसे आपके घर में अगर सोफ़ा कम बेड होगा, जैसे सोफ़ा होता है और रात में उस सोफ़े को निकालेंगे बाहर तो वो बेड बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोफ़ा कम बेड. दोनों का फंक्शन हो रहा है. वैसे ही Golgi कॉम्प्लेक्स जो है ये दोनों फंक्शन करेगा. ये चीज़ों को बनाएगा भी, मतलब मैन्युफैक्चर भी करेगा, प्लस ये पैकेजिंग भी करेगा. किसकी पैकेजिंग करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बनकर आएंगे उसकी पैकेजिंग करेगा. मतलब उन प्रोटीन्स को ये मैच्योर करेगा, रेडी करेगा और फिर वो पैक करके साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा उन प्रोटीन्स को. अंडरस्टूड? सो Golgi कॉम्प्लेक्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल. ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है क्योंकि अपने पास थोड़ी रखेगा. जो प्रोटीन्स Golgi कॉम्प्लेक्स के पास आएंगी उन प्रोटीन्स को ये मैच्योर करेगा, रेडी करेगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां भी उन प्रोटीन्स को जाना होगा. अंडरस्टूड अप टिल हियर? ओके, आगे देखते हैं. It essentially consists of stacks of membranous sac called cisternae. तो जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी Golgi कॉम्प्लेक्स में ऐसे सिस्टर्ने जैसे स्ट्रक्चर हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक मतलब क्या होता है? कोई भी गोनी या कोई भी पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप किसी चीज़ को डाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने. क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने. ऑलराइट, ये वर्ड याद रखो. हाँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रिपीट हुआ था और यहाँ पे भी वापस आया है. ओके, डायामीटर ऑफ सिस्टर्ने वेरीज फ्रॉम. ये जो सिस्टर्ने होता है, ये अंदर जो सिस्टर्ने होता है इसका डायामीटर कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर. कितना होता है इसका डायामीटर? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर. ओके, बहुत 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 छोटा होता है ये सैक. इतना छोटा होता है कि इसके अंदर सिर्फ आपके छोटे छोटे वेसिकल्स आ सकते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनकर आया है वो छोटे छोटे वेसिकल्स ही सिर्फ Golgi कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके. A cell may have few to several cisternae depending on its function. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि Golgi कॉम्प्लेक्स के अंदर हो सकता है कि एक दो सिस्टर्ने हो, मतलब एक दो ऐसे पॉइंट्स हो या ज़्यादा हो. अंडरस्टूड? ओके, तो हम क्या देख रहे थे कि अ सेल may have few to several cisternae depending on its function. मतलब हो सकता है कि किसी सेल के Golgi कॉम्प्लेक्स में एक या दो सिस्टर्ने हो या किसी Golgi कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे सिस्टर्ने हो. तो सिस्टर्ने का जो नंबर है इट डिपेंड्स अपॉन द सेल एंड इट्स फंक्शन. ओके. The thickness and molecular composition of two membranes of Golgi sac differ from each other. अब ये चीज़ ध्यान से समझो क्या बोला गया है. आपका जो Golgi कॉम्प्लेक्स है, डायग्राम देखो, आपका ये जो Golgi कॉम्प्लेक्स है
इसके जो इसके सिस्टरने बने हैं ना, ये इसके सिस्टरने की थिकनेस अलग अलग है। मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, 2 मेम्ब्रेन से ये बना हुआ है। एक मेम्ब्रेन का थिकनेस अलग है और दूसरे मेम्ब्रेन का थिकनेस अलग है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखा था कि उनके जो सिस्टरने होते हैं उनका थिकनेस सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टरने हैं उनका थिकनेस अलग अलग है। कैसे अलग है, पढ़ते हैं आगे। द गोल्जी सैक शो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन द सेल। हमको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन देखने को मिलता है सेल के अंदर। अब ये जो थिकनेस की हमने बात की कि हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टरने हैं वो 2 अलग अलग मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ईच सिस्टरने हैज़ अ फॉर्मिंग और सिस फेस। क्या बोला गया है, डायग्राम देखो ध्यान से। हर एक सिस्टरने में एक सिस साइड होता है। कौन सा साइड होता है, सिस साइड। डायग्राम देखो ध्यान से, देख लिया, हाँ। सो क्या बोला हमने कि एक रिसीविंग साइड होता है। मतलब आपका ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसमें जो ऊपर का साइड है दैट इज द रिसीविंग साइड। वहां से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर से जो प्रोटीन्स बन के निकले थे, वेसिकल्स बन के, अब ये वेसिकल्स कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर की तरफ से, मतलब सिस साइड से वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल अंदर जाएगा। अंदर जाके वो मैन्युफैक्चर होगा और जो भी उसमें चेंजेस करने होंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो चेंजेस करेगा और फिर बाहर से उसको निकाल देगा। जो नीचे वाला साइड है, ट्रांस वाला साइड है, वो ट्रांस वाले साइड से उसको निकाल देगा। मतलब अगर हमको प्रोटीन को डेवलप करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकालो, मतलब जो प्रोटीन है उसके आजू बाजू में मेम्ब्रेन बनाओ और उस मेम्ब्रेन को वो जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको लेके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर डालो, सिस साइड में डालो। फिर वो अंदर मेच्योर होगा, अंदर पूरा मेच्योर होगा और फिर नीचे से ट्रांस साइड से मेच्योर्ड प्रोटीन निकलेगा। समझ में आया आपको? सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 2 साइड होते हैं। ऊपर का जो फेस होता है दैट इज नोन एज सिस फेस। वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी प्रोटीन फॉर्म होगी। मतलब जो प्रोटीन आपने अंदर डाली है वहां पर वो प्रोटीन मेच्योर होना स्टार्ट होगी। सो दैट इज नोन एज द सिस फेस, ऑल्सो नोन एज इट इज नोन एज दिस सिस फेस, सिस ऑन द सेम साइड एंड मैच्योरिंग और ट्रांस फेस दैट इज अपोजिट साइड। तो ऊपर से जो प्रोटीन जा रही है दैट इज द सिस फेस और नीचे से जो प्रोटीन आ रही है दैट इज द ट्रांस फेस, अपोजिट साइड ऑफ द सिस फेस। सिस फेस से प्रोटीन अंदर जाएगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल अंदर जाएगा और ट्रांस फेस से आपकी प्रोटीन बाहर निकलेगी। जो मैच्योर्ड प्रोटीन होगी दैट विल कम आउट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आया? तो जो सिस फेस है उसका थिकनेस अलग है और जो ट्रांस फेस है उसका थिकनेस अलग है। सिस फेस का थिकनेस अलग बताया गया है, जो उसकी मेम्ब्रेन है, जो ये सिस्टरने होंगे सिस फेस में उनकी मेम्ब्रेन अलग होगी और ट्रांस फेस के जो सिस्टरने होंगे उनकी मेम्ब्रेन अलग होगी, क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग है। सिस फेस का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल को अंदर लेना, और ट्रांस फेस का फंक्शन क्या है, अपने अंदर से मेच्योर्ड प्रोटीन को रिलीज करना। मतलब जब सिस फेस से कोई प्रोटीन अंदर जा रही है तो वो इमेच्योर्ड है और ट्रांस फेस से जब वही प्रोटीन अंदर से बाहर आ रही है तो वो मेच्योर बन के बाहर आ रही है। अंडरस्टूड अप टिल हियर? अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। ओके, ट्रांसपोर्ट वेसिकल दैट पिंच ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मर्ज विथ सिस फेस। तो क्या बोला हमने कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहा है वो किसके साथ मर्ज हो जाएगा, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के साथ मर्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो डायग्राम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के साथ वो मर्ज हो जाएगा ऑफ गोल्जी सिस्टरने एंड एड इट्स कंटेंट्स इनटू द ल्यूमेन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनकर आया वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस में गया, अंदर पूरा चला गया, अपने सारे कंटेंट्स को लेके वो अंदर गया। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, कैविटी। मतलब ये जो सिस्टरने हैं आपका, दिस सिस्टरने सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, पाउच जो होता है, आप अपने पाउच को खोलो तो वो सिस्टरने बन जाएगा। तो उसके अंदर आप अपना पेन पेंसिल सब कुछ रखते हो, तो उस कैविटी को, जो खाली जगह है जहाँ पर आप अपना सामान रखते हो, उसको हम बायोलॉजी में लूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? लूमेन। लूमेन मीन्स व्हाट? वैक्यूम और कैविटी। ओके, खाली जगह। सो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ऐसे बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, इनके अंदर आप अपने ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को डाल रहे हो, ये अंदर मेच्योर होंगे और फिर नीचे से निकलेंगे। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स वाई गोल्जी बॉडीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इससे हमको पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों नज़दीक नज़दीक क्यों होते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनेगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाएगा और तुरंत गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा, इधर उधर भटके बिना। ओके, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड सेक्रीशंस लीव गोल्जी थ्रू ट्रांसफेज अगेन एज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हमने प्रोटीन डाला तब वो इमेच्योर था,
जब वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से बाहर निकलेगा हमारा प्रोटीन, तो वो कैसा बन के निकलेगा, वो मॉडिफाई बन के निकलेगा। मतलब जब अंदर जा रहा था तब वो इमेच्योर था, जब बाहर आ रहा है प्रोटीन तो वो अच्छा मेच्योर बन के आ रहा है, मॉडिफाई होके आ रहा है। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, जब आप उसमें चेंजेस कर देते हो, अपने प्रोटीन को डेवलप कर देते हो। सो मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड सेक्रीशंस, मतलब इम्प्रॉपर प्रोटीन अंदर गया था लेकिन प्रॉपर प्रोटीन बाहर आया है। कहाँ से आया बाहर, फ्रॉम ट्रांसफेज। और ये जो प्रोटीन बाहर आ रहा है ये वापस वेसिकल के फॉर्म में ही आ रहा है। मतलब जब हमने प्रोटीन को अंदर डाला था तभी भी उसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड था, और अब हम जो प्रोटीन को बाहर निकाल रहे हैं तभी भी वो वैसे बॉल जैसा, मेम्ब्रेन बाउंड जैसा ही बन के बाहर आ रहा है, वेसिकल बन के ही बाहर आ रहा है। इधर तक समझ में आया आपको? क्योंकि डायग्राम में देखो ध्यान से, नीचे क्या बताया गया है, न्यू वेसिकल्स आर फॉर्मिंग। सो वो जो न्यू वेसिकल बन रहा है वो कौन सा वेसिकल है, ऊपर से जो प्रोटीन गया था वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल था, और नीचे से जो प्रोटीन आ रहा है वो कौन सा है, वो मॉडिफाइड प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, मॉडिफाइड प्रोटीन। अंडरस्टूड अप टिल हियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आगे के पॉइंट्स हमको क्या बताए गए हैं कि गोल्जी बॉडी के क्या फंक्शंस हैं। तो गोल्जी बॉडी कैरीज आउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रीशंस ऑफ ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनकर आएंगे, प्रोटीन बोलो या कोई भी प्रोडक्ट बोलो, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का ही काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ सेक्रीट होगी वो यहाँ पर आकर मॉडिफाई होगी। कहाँ पर आकर मॉडिफाई होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। एंड व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रीशंस। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, प्रोडक्ट को मॉडिफाई तो करता है लेकिन उसके साथ साथ वो खुद का प्रोडक्ट भी बनाता है। खुद का प्रोडक्ट क्या बनाता है, अब वो खुद के प्रोडक्ट के रूप में या तो शुगर बना सकता है या तो प्रोटीन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। अंडरस्टूड? ओके। सिस्टरने कंटेन्स स्पेसिफिक एंजाइम्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये जो सिस्टरने है, सपोज दिस इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टरने, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टरने है इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। एंजाइम मतलब क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में आपके बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कट करना छोटे छोटे पार्ट में। एंजाइम को हम बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। अब जैसे कि इमेजिन करो, आप जो खाना खाते हो, आप जो रोटी खाते हो, वो रोटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। वो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब आपका टीथ उसको मैकेनिकली च्यू करके आपकी रोटी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, और फिर उस रोटी के अंदर से हमको जो मटेरियल निकालना है, जो कार्बोहाइड्रेट निकालना है, वो कैसे हम निकालते हैं, एंजाइम्स की मदद से। तो एंजाइम का काम क्या होता है, बायोलॉजिकल सीजर के जैसे एक्ट करना, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कट करना सिंपल मॉलिक्यूल में। सो सिस्टरने के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शन में से एक फंक्शन क्या है, रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो सिस्टरने के अंदर जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बनकर आए हैं, ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आए हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहे हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब ये जाएंगे तो ये रिफाइन होंगे। रिफाइन मतलब क्या होता है, प्योर हो जाएंगे। प्योर एज इन इनको मॉडिफाई किया जाएगा, इनको एनहांस या डेवलप किया जाएगा। सो रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर, स्टेप बाय स्टेप होता है। सिस फेज से समझो, ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो सिस फेज से आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाएगा, अंदर मॉडिफाई होगा, स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई होगा, और फिर फाइनली जो ट्रांस साइड से जो प्रोटीन निकलेगा वो टोटली डेवलप्ड प्रोटीन होगा। अंडरस्टूड? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल हमको क्या बताया गया है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर ब्रॉट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे लूज सर्टेन शुगर्स। अब क्या बोला गया है हमको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से समझो कि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बनकर आया है, मतलब ऐसे कोई प्रोटीन्स जो कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर शुगर है या प्रोटीन के ऊपर लिपिड है, तो ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आए और कहाँ पर आए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आए। कहाँ पर आए ये प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ग्लाइकोलिपिड बना और ये कहाँ पर आया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आया। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो ये ग्लाइकोलिपिड गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आया।
तो अब ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोलिपिड ये अपने में से कुछ शुगर्स को रिमूव कर देगा, कुछ शुगर्स को रिलीज कर देगा और कुछ नई शुगर्स को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, उसको मैच्योर करता है, उसको डेवलप करता है। So glycolipids or glycoproteins which are brought from endoplasmic reticulum, they lose certain sugars and regain other, मतलब ये ग्लाइकोलिपिड का जो अनवांटेड शुगर पार्ट रहेगा वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो छोड़ देगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ नया शुगर ले लेगा जो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब अपनी वेस्ट चीज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में छोड़ देगा प्रोटीन, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ यूजफुल चीज़ ले लेगा, और जब वो प्रोटीन बाहर निकलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ट्रांस साइट से, तो वो टोटली नया प्रोटीन बन के बाहर निकलेगा। नया मतलब पूरा नया नहीं, लेकिन एकदम अच्छे से रिफाइन होके प्योर होके। अंडरस्टूड? ओके। गोल्जी कॉम्प्लेक्स thus it forms a variety of products, और इस वजह से क्या बोला गया है हमको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो प्रोडक्ट अंदर जाता है और उसके वजह से जो प्रोडक्ट बाहर आता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो प्रोडक्ट अंदर जाता है दैट इज इमेच्योर, और जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है दैट इज डेवलप्ड मैच्योर्ड प्रोडक्ट। ओके, ऑलराइट। गोल्जी बॉडीज इन मेनी प्लांट सेल्स प्रोड्यूस नॉन सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स। क्या बोला गया है हमको इधर पे? यस, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने अंदर क्या बनाता है, नॉन सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड लाइक पेक्टिन। हमने क्या बोला यहाँ पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना और खुद का प्रोडक्ट बनाना। तो वो खुद क्या बना रहा है, वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है जो सेल्यूलोज कंटेन नहीं करते, मतलब जिनमें सेल्यूलोज शुगर नहीं है। इट इज़ अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड लाइक पेक्टिन। ओके, ऑल राइट। मैन्युफैक्चर्ड और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टरने फ्रॉम ट्रांसफेज। अब क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने खुद कोई प्रोडक्ट बनाया हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोडक्ट उसके अंदर आया हो, दोनों ही मेच्योर होंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से मेच्योर होगा, और मेच्योर्ड प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा, ट्रांसफेज से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, ट्रांसफेज एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के एंडिंग में भी वेसिकल्स बनते हैं, आपके डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया गया है। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन के मेच्योर्ड प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएगी। अब आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है हमको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल्स बाहर निकल रहे हैं, ये जो वेसिकल्स मेच्योर्ड प्रोटीन्स बाहर निकल रहे हैं, इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर मार्कर लग जाता है। मार्कर मतलब क्या होता है, एंटीना जैसा स्ट्रक्चर, सिग्नल जैसा स्ट्रक्चर। सी While these products are leaving from the Golgi, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जब निकल रहे हैं, certain markers may get impregnated। मार्कर्स मतलब क्या होता है, एंटीना जैसा स्ट्रक्चर। जब हमने स्टार्टिंग में प्रोटीन डाला था गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो एकदम इम्प्योर प्रोटीन था। वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर गया, स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई हुआ, और अब ट्रांस फेज से वो प्रोटीन बाहर निकल रहा है। लेकिन ट्रांस फेज से जब ये प्रोटीन बाहर निकल रहा है, तो ऐसा समझो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स उस प्रोटीन के ऊपर अपना थप्पा मार देता है, अपना स्टैंप मार देता है बाहर छोड़ने से पहले। उससे क्या होगा, समझो ये प्रोटीन जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर आया है, इसके ऊपर आपने कोई मार्कर लगा दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कोई एंटीना जैसे स्ट्रक्चर लगा दिया। अब समझो इस प्रोटीन को कहाँ पर जाना है, ऐसा इमेजिन करो कि ये इंसुलिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, सिर्फ इमेजिन करो ये इंसुलिन प्रोटीन है, और इंसुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, शुगर को डाइजेस्ट करना, ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करना, ब्लड शुगर को ब्रेक करना, ये इंसुलिन प्रोटीन का काम होता है। तो ये प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से मॉडिफाई होकर आई है, और जब ये मॉडिफाई होकर आई तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मार्कर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर समझो मेरी ब्लड शुगर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, मेरी ब्लड शुगर है, और वो शुगर कुछ इस तरीके से है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। शुगर इस तरीके से है, इसको मुझे ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए कौन आएगा, इंसुलिन प्रोटीन आएगी। तो यहाँ पर ये जो साइट है, ये लॉक एंड की मॉडल जैसा है। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व्ड पॉइंट बना हुआ है, ये क्यों बना है, ताकि हमारी प्रोटीन को पता चले कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है। समझो कोई और प्रोटीन आपके ब्लड में है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से है। ओके, अब ये इंसुलिन प्रोटीन यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो आएगा तो वो ऐसे इंसर्ट हो सकता है आपके इंसुलिन प्रोटीन के अंदर। तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, ये अंदर आ गया, आपका इंसुलिन प्रोटीन आपके शुगर के साथ आ गया, और अब वो इस शुगर को ब्रेक कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में डाइजेस्ट कर देगा। समझ में आया? तो इसीलिए जो प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर गया था, वो जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर आता है मॉडिफाई होकर, तो उसके ऊपर कभी कभी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्कर्स लगा दिया जाता है। मार्कर यानी कि कोई एंटीना जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है। इम्प्रेग्नेटेड मीन्स अटैच्ड on their membrane so that they can identify their specific target cell और cell organelle। तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोटीन को हेल्प
हेल्प होगी अपना टारगेट सेल ढूंढने में कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है। मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से तो बाहर आ गया, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? तो जाने के लिए उसको जो सिग्नल है वो सिग्नल किसके वजह से मिल पाता है? उसके ऊपर जो हम मार्कर लगा देते हैं, एंटीना जैसा स्ट्रक्चर लगा देते हैं, उसके वजह से उसको आसानी से गाइडेंस हो जाती है। सो दिस वॉज अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट थ्योरी। अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, ऑल राइट। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया गया है ऑलवेज रिमेंबर करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सेक्शन में, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ने के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ध्यान से देखो क्या बताया गया है। द सिस्टर्ने इन गोल्जी बॉडी आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर एज दैट आर इन ER। मतलब अगर मैं इसका मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस्टर्ने है, ER का सिस्टर्ने कैसा होता है? ER का सिस्टर्ने ऐसा होता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस्टर्ने कैसा है? वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये एक सिस्टर्ने, फिर ये दूसरा सिस्टर्ने, फिर ये तीसरा सिस्टर्ने। मतलब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिस्टर्ने दूसरे सिस्टर्ने से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर देखो ये स्पेस प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दो सिस्टर्नेस के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पर क्या बोला गया है? दैट द सिस्टर्नेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। द सिस्टर्ने इन गोल्जी बॉडी आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है एज दैट आर इन ER। According to recent studies, it is proposed that cisternae of Golgi body themselves mature moving from cis to trans phase। मतलब हमको क्या बोला गया है कि रिसेंट जो स्टडीज़ हुई है सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर, सेल के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये सिस साइड है। कौन सा साइड है? ये सिस साइड है। और ये कौन सा साइड है? ट्रांस साइड है। तो इसमें क्या होता है कि आपके ये जो सिस्टर्ने होते हैं ये सिस्टर्ने भी मैच्योर होते हैं। मतलब सिस साइड वाला सिस्टर्ने मैच्योर होके धीरे धीरे करके नीचे आएगा और यहाँ पर नए सिस्टर्ने बनते जाएंगे। मतलब ये वाला सिस्टर्ने मैच्योर होके इधर आएगा तो ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तब तक यहाँ पर नया सिस्टर्ने आएगा। तो सिस साइड से ट्रांस साइड की तरफ आपके सिस्टर्नेस मैच्योर हो होकर नीचे जाते हैं और इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बताया गया है? सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं या इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सिस्टर्ने मैच्योर हो रहे हैं। सिस्टर्ने के अंदर जो प्रोटीन्स है वो तो मैच्योर हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में सिस्टर्ने भी मैच्योर हो रहे हैं और वो सिस साइड से ट्रांस साइड में मूव हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो सेड दैट सम वेसिकल्स रिसाइकल देयर एंजाइम्स। ऐसा भी बोला जाता है कि ये सिस्टर्ने जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो इनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं और सिस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपना ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स छोड़ रहा है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अपने एंजाइम अपने पास ही रखेंगे और कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अपने एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में छोड़ देंगे। अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि जब कोई प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो वो अनवांटेड चीज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को दे देता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अच्छी चीज़ ले लेता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रोटीन अंदर आ रहा है वो सब कुछ नहीं छोड़ता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। कुछ एंजाइम्स जो प्रोटीन है वो अपने कुछ एंजाइम्स अपने पास ही रखता है और जब वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता है तो वो एंजाइम उसके पास ही रहते हैं। मतलब दे रिसाइकल देयर एंजाइम्स। ओके, It is also said that some vesicles recycle their enzymes that have been carried forward by moving cisternae back to less mature region। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो एंजाइम्स रिसाइकल होते हैं they have been carried forward by moving cisternae back टू लेस मैच्योर रीजन। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स रिसाइकल हो रहे हैं और ये रिसाइकल होते होते आपका जैसे जैसे सिस्टर्ने मूव हो रहा है वैसे वैसे वो एंजाइम भी मूव होगा और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के साथ बाहर आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो दिस वाज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। याद क्या रखना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्ने हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसे अलग अलग हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्ने होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट दिस। ओके, ऑल राइट, ओके। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं। 12th में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपको इसके फंक्शंस याद रहे। व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन कंपोनेंट्स। ओके, आज के सेशन में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा देन मेक श्योर दैट यू आस्क योर डाउट्स, यू क्लियर योर डाउट्स बाय आस्किंग देम इन अवर कमेंट सेक्शन।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है, समझ में आई है, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन. प्लीज़ मेंशन योर रिव्यूज़ इन अवर कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. लेट्स स्प्रेड सम नॉलेज. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक.